तो आज का सवाल यही है कि जाति से आगे और कोई बात क्यों नहीं हो रही। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। साथ ही अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार, साथ ही हमारे साथ मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मौजूद हैं और प्रशांत देव भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रशांत, आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रशांत, आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा से यह संशोधन बिल पास होने के बाद आगे बढ़ेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे ही यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, बीजेपी आप देख रहे हैं कि डूब गई है। ओबीसी के किस नेताओं को सम्मानित भी किया गया है। अब बात सिर्फ जाति की हो रही है, विकास की नहीं हो रही है। इससे आगे कोई बात बढ़ ही नहीं पा रही है, तो भुनाने में लगी है बीजेपी अब इसे। देखिए, ये बात सच है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का है विधानसभा चुनाव, उसमें कोई माने ना माने जाति समीकरण बहुत ज्यादा असर डालेगा और जाति समीकरण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल करके जाति आधार पर, इसमें कोई शक नहीं, पर उनको कुछ लोगों को प्रमोशन दिया गया और नए मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया। उनको सम्मान समारोह भी किया गया। ओबीसी का बिल भी पास करा लिया गया। तो ये सबको समझ में आ रहा है, पूरे देश को भी समझ में आ रहा है कि इससे कोई भी राजनीतिक पार्टियां बच नहीं सकती, पीछे नहीं हट सकती हैं। सरकार को भी, बीजेपी को भी ये बात महसूस हुई और उन्होंने इस बात को एक तरीके से कहिए कि माना है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। चाहे आप कितनी भी विकास की बात कहिए कि विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं, विकास के काम पे हमको वोट मिलता है, लेकिन इसको कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ये इस बात का द्योतक है, इस बात को बताता है। तो जिस तरीके से अब सारी चर्चा इसी पे हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जाति आधार पर जनगणना कराने से सरकार पीछे हट रही, सरकार कराने का मूड में नहीं है। उसके पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है। उसी को अब ये एक तरफ तो होगी सरकार की बात और इस तरह की बात। आज जो है इसी बात को दूसरे तरीके से मुद्दा बनाकर के तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के मूड में हैं और आज संसद भवन में एक मीटिंग अभी चल रही है जिसमें कि कांग्रेस और उनके साथ जितनी भी विपक्षी पार्टियां जुटी हुई हैं वो अभी यहाँ पे मीटिंग कर रही हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से एक वो मार्च निकालेंगी और ये विजय चौक का चौराहा है, संसद का गेट है, जो कि अब यहाँ से पहले खुला होता था, अब ये बंद हो गया है कंस्ट्रक्शन की वजह से, नए संसद भवन के निर्माण की वजह से। तो यहाँ पे इनको एक पैसेज दिया जाएगा और जो लॉन है, मीडिया लॉन, वहाँ पे तमाम लोग अपनी बात आकर के बताएंगे, मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद तमाम अलग अलग मुद्दों पे अपना सरकार से फिर से विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनिश्चित काल के लिए समय से पहले संसद का सत्र बंद कर दिया गया, उसको लेकर के तमाम नाराजगी है तमाम विपक्षी दलों में कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके मुद्दे पे चर्चा नहीं की गई। पेगासस का मुद्दा है, किसान का मुद्दा। ठीक है प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि यहां पर दो रूप विपक्ष के भी नजर आ रहे हैं। और रमन, सीधे आपके पास आती हूं। रमन, आज विपक्ष तैयारी करेगा। आपने देखा कि ओबीसी संशोधन बिल पर तो एक साथ आए, शांति थी दोनों सदनों में, किसी ने चूं तक नहीं की। और आज क्योंकि पहले ये सेशन खत्म कर दिया गया है वक्त से पहले, तो उसको मुद्दा बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बिल थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई, विपक्ष की बात नहीं सुनी, ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रमन, जाति से आगे और कोई बात क्यों नहीं हो रही है, तो अब सवाल यह है कि विपक्ष, ये जो अधिकार दिया गया है राज्यों में कि आप सूची बनाइए, ओबीसी लिस्ट बनाइए, बिना जनगणना के ये कैसे संभव हो पाएगा, बताइए आप ये रमन। देखिए विपनेश, कल जो बिल पास हुआ है ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक बिल राज्यसभा से, उसकी जरूरत इसलिए महसूस की जा रही थी। पहले ये राज्यों को अधिकार था, बाद में आदेश के बाद ठीक है, पहले ये राज्यों को अधिकार था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये केंद्र सरकार ही इसका
रमन बोलिए केंद्र सरकार ही इसका फैसला कर सकती है कि किसको आरक्षण मिले, किसको आरक्षण नहीं मिले। इससे पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मराठा को आरक्षण देने के बारे में जो भी दिक्कतें सामने आ रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। और भी कई ऐसे राज्य हैं जो राज्य अपने इलाके में, अपने राज्य में किसी कास्ट को आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं है। इसीलिए कल के संविधान संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो जिस जाति को, जिस किसी को भी आरक्षण देना चाहता है वो आरक्षण दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पेंच ये है कि फायदा क्या होगा, क्योंकि 50% का जो कैप है उस कैप को केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 50% का कैप है और 50% का कैप नहीं बढ़ाने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी मराठा को आरक्षण नहीं दे पाएगी, क्योंकि 50% अभी ऑलरेडी है। किसी दूसरे समुदाय या किसी दूसरी जाति का आरक्षण को कट करके मराठा को नहीं दिया जा सकता। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था, शरद पवार ने भी ये मांग की थी कि कम से कम 10%, 50% अभी है उसको 60% कर दिया जाए और संविधान संशोधन विधेयक पास करने के साथ साथ इस कैप को भी बढ़ाया जाए, जिसे सरकार ने नहीं माना। रमन, मेरा सवाल यह है कि जब आप जातिगत जनगणना ही नहीं कर पाएंगे, ओबीसी की संख्या ही आपको नहीं पता है, तो फिर लिस्ट कैसे तैयार करेंगे? फिर आरक्षण की बात तो सेकंड है, पहले लिस्ट तो तैयार हो। लेकिन केंद्र सरकार ने तो उसके लिए मना किया हुआ है, तो राज्य सरकार कैसे लिस्ट तैयार करेंगी? ओबीसी की संख्या एग्जैक्टली कैसे पता चलेगी? देखिए, बहुत सारी SC ST का लिस्ट सामने आता है, लेकिन ओबीसी हो, अगड़ी जातियां हो, मुसलमान हो, उनकी काउंटिंग होती है लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले या मुसलमानों की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, सब यही कह रहे हैं कि उनके जाति, पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, यादवों की संख्या कितनी है, कुशवाहा की संख्या कितनी है, ये पता चलना चाहिए और उनकी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण मिले। और जब ये बात साफ हो जाएगी कि इस कम्युनिटी या इस जाति के लोगों की संख्या इतनी है तो सरकार पर दबाव बनेगा कि उनको इतना आरक्षण दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि जाति, उपजाति, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे प्रावधान होंगे जिसको हैंडल करने में सरकार को काफी मशक्कत होगी। इसीलिए केंद्र सरकार इस बात को नहीं मान रही है। केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो उनका एक एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का एजेंडा है, वो पीछे हट जाएगा और ये जातियों के आधार पर जनगणना आगे बढ़ेगी, जिसका फायदा बहुत हद तक भारत को नहीं मिल पाएगा। इसमें भी बहुत झमेला है रमन, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मैं आती हूं आपके पास अब मानस, एक तो ये 50% का जो कैप है उससे आगे नहीं बढ़ी कोई बात, आपने देखा है, फिर कैसे भला होगा? दूसरा, काउंटिंग नहीं हो रही है, ओबीसी में कई जातियां हैं, कितनी संख्या है, कैसे पता चलेगी, कैसे आरक्षण दिया जाएगा? सबने संसद में वोट बैंक को देखते हुए हाँ तो कर दी पक्ष और विपक्ष ने, लेकिन भला कैसे होगा? कई पेच हैं इसमें अभी। देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो तमाम सियासी दल हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार सम्मेलन और सभाएं की जा रही है। समाजवादी पार्टी का लगातार पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि वो बीजेपी पर हमलावर हो सके, और जगह जगह वो अपने मंचों पर कह भी रहे हैं कि आपको एक झुंझुना दिया जा रहा है, जब आंकड़े ही सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। बाकायदा सम्मेलन चल रहा है। खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वो भी इसकी मांग उठा चुके हैं। इसके अलावा जो बसपा है, लगातार मायावती इस पर ट्वीट कर रही है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तो पूरी सियासत ही दुर्भाग्य से जातिगत समीकरणों पर आधारित है, और ये करीब 80 के दशक से चला आ रहा है। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल जिनका जन्म हुआ वो जातिगत आधार पर ही हुआ। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के हाथ है कि वो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर सके और उसको चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना सकें। तो निश्चित तौर पर अगर हम इसको पूरा एक बड़े कैनवास पर इसको देखें तो आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश में की राजनीति में, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी दल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि उसने बिल पास करवाया और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है उसको वो
उसका पूरा लाभ देने के लिए वो संकल्पबद्ध हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रचार कर रही है और बहुत सुनियोजित तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें उनके आईटी सेल के भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके जो तमाम नेता हैं वो इन्वॉल्व हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में नेताओं और मंत्री के दौरे लगाए गए जिसमें कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग का अगर कोई असल हिमायती है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कई पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया। तो अगर चुनावी परिदृश्य में बात करें तो चूंकि 40% का वोट बैंक है और इस वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, और यही एक वजह है कि जब पहले जब क्षेत्रीय दलों का जब जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सपा हो बसपा हो, तो वो पिछड़ों की और मुस्लिमों की, दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करते थे। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक दशक में जो परिदृश्य है वो कैसे बदल गया। पिछड़ी जातियों में भी अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपने अपने दल बनाए। जैसे मान लीजिए कि अनुप्रिया पटेल का अपना दल है तो वो कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। निषाद पार्टी वो निषादों का को अपने साथ जोड़ करके चलती, उस पर दावा करती है कि बिल्कुल। और मानस आप देख भी रहे हैं कि विकास की बात आते आते जाति पर अटक गई है। अब जाति से आगे अब कोई बढ़ ही नहीं रहा है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस ओबीसी कार्ड को भुनाने की कोशिश भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।